भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू का नाम कौन नहीं जानता। कुशाग्र बुद्धि सरोज ने 12 वर्ष की उम्र में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण करके सबको आश्चर्य में डाल दिया था। मात्र 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक सुंदर कविता की रचना की। छोटी सी आयु में ही उन्होंने सर्जरी में क्लोरोफार्म की प्रभावकारिता साबित करके इनाम प्राप्त किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए भी वह बराबर जूझती ही रहीं और जब भारत स्वाधीन हो गया तो राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी कहानी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू महान देशभक्ता थीं। गांधी जी के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उनमें देश प्रेम, साहस और शौर्य तो था ही, कवि की कोमल भावनाएं भी थीं। वे उच्च कोटि की कवयित्री भी थीं। उनकी रचनाओं में वीर और करुण रस का पुनीत संगम देखने को मिलता है। वे स्वयं वीरता और करुणा की साक्षात प्रतिमा थी। स्वर्गीय नेहरू जी ने उनके संबंध में लिखा, सरोजिनी जब कार्य समिति की बैठकों में पहुंचती है तो उसी प्रकार वातावरण गूंज उठता है जिस तरह बुलबुल के बोलने से चमन का सन्नाटापन दूर हो जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अधूरनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम वरद सुंदरी था। उनके पिता एक बंगाली ब्राह्मण थे तथा रसायन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने हैदराबाद में एक कॉलेज की स्थापना की थी। उसी कॉलेज में रसायन शास्त्र पढ़ाया करते थे। सरोजिनी के जन्म के समय वे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त थे। बड़े ही सादे ढंग से रहते थे, निश्चल हृदय के थे, गंभीर उनकी वाणी थी, दिल खोलकर जोर से हंसा करते थे। सरोजिनी की माँ भी बड़ी सरल हृदया भारतीय महिला थी। पाक विद्या में बड़ी पटु थी, सबके साथ मृदुलता का व्यवहार करती थीं और तो और नौकरों को भी अपने ही कुटुंब का सदस्य समझती थीं। सरोजिनी को जोर से हंसने, ऊंची आवाज में बोलने और सबके साथ मृदुलता पूर्ण व्यवहार करने का गुण अपने माता पिता से ही प्राप्त हुआ था। सरोजिनी 4 भाई बहनें थीं, वे सबसे बड़ी थीं। उन्होंने विलक्षण प्रतिभा पाई थी। उनकी शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। यूनिवर्सिटी में उनका तीसरा स्थान था। सरोजिनी विद्यार्थी अवस्था में ही अंग्रेजी में कविताएं करने लगी थीं। उनके पिता उनकी कविताओं से बड़े ही प्रभावित थे, अतः उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे कि सरोजिनी अंग्रेजी में अपना ज्ञान बढ़ाएं। वे चाहते थे कि सरोजिनी की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी हो, जिससे अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान भी उनकी अंग्रेजी की प्रशंसा कर सकें। सन 1891 से 95 के मध्य में सरोजिनी का परिचय एक युवक से हुआ था जिसका नाम गोविंद राजुलु नायडू था। धीरे धीरे वह परिचय प्रगाढ़ प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया। राजुलु ब्राह्मण नहीं थे। सरोजिनी के पिता को जब इस प्रेम का पता चला तो वे बड़े संकट में पड़ गए, क्योंकि वे अपनी पुत्री का हाथ किसी अब्राह्मण के हाथ में देना नहीं चाहते थे। अतः सरोजिनी के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। उनकी धारणा थी कि सरोजिनी के लंदन जाने पर प्रेम समाप्त हो जाएगा, पर ईश्वर को यह स्वीकार नहीं था। सरोजिनी लंदन जाकर बीमार पड़ गईं। उनके पिता ने स्वयं लंदन जाकर के उनकी चिकित्सा कराई। जब वे अच्छी हो गईं तो भारत लौट आईं। सरोजिनी जब तक इंग्लैंड में रहीं, अंग्रेजी में कविताएं लिखती रहीं। वे अंग्रेजी के बड़े बड़े कवियों और आलोचकों से भी मिली थीं। उन्होंने उनकी रचनाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। इंग्लैंड के प्रवास के दिनों में राजुलु के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता रहा। फलतः प्रेम समाप्त नहीं हुआ, दिनों दिन प्रगाढ़ होता गया। सन 1898 में जब सरोजिनी इंग्लैंड से लौट कर आईं तो उनकी इच्छा को देखकर उनके पिता ने राजुलु के साथ उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात राजुलु की नियुक्ति निजाम के डॉक्टर पद पर हुई। इस पद पर रहकर उन्होंने बड़ी ही उन्नति की। वे निजाम के राज्य के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर समझे जाते थे। सरोजिनी नायडू के 4 बच्चे थे, जिनकी बड़ी पुत्री पद्मजा नायडू ने उनके ही जीवन के मार्ग पर चलकर बड़ी उन्नति की। वे आजीवन अविवाहित रहीं। उन्हें बंगाल की गवर्नर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सन 1975 के मई मास में उनका स्वर्गवास हो गया।
दूसरी पुत्री नीलमणि नायडू ने भी भारत सरकार के विदेश विभाग में कई वर्षों तक सचिव के पद पर कार्य किया था। वे भी अविवाहित ही रहीं। सरोजिनी नायडू का लड़का जर्मनी में होम्योपैथिक का बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसने जर्मनी में ही अपना विवाह किया था। उसकी कोई संतान नहीं है। सरोजिनी नायडू सदा सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में फंसी रहती थीं। उन्हें सदा घर से बाहर ही रहना पड़ता था। उनकी अनुपस्थिति में उनकी बेटी पद्मजा नायडू गृहस्थी का संचालन करती थीं। स्वयं सरोजिनी भी उनकी योग्यता और कार्य क्षमता की प्रशंसा किया करती थीं। वे घर का कामकाज करने के साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक कार्य भी किया करती थीं। सरोजिनी को भारत की कोकिला कहा जाता था। उनकी इस उपाधि के पीछे उनकी कविताएं थीं। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से लेकर 24-25 वर्ष की उम्र तक सुंदर और भावपूर्ण कविताओं की रचना की। पहले उनकी कविताओं पर पश्चिमी जीवन की छाप थी, पर उसके पश्चात उनकी रचनाओं की प्रशंसा बड़े बड़े अंग्रेज कवियों ने भी की है। सचमुच सरोजिनी भारत की कोकिला थीं। वे कोकिला की ही तरह बोलती थीं। वे जहाँ जाती थीं वातावरण गुंजायमान हो जाता था। उनकी रसमयी और मधुर वाणी सूने वातावरण में भी रस की गंगा बहा देती थी। पर कहना ही पड़ेगा कि राजनीति ने उनकी रसमयता को सुखा दिया। जब वे राजनीति के क्षेत्र में उतरी तो कवित्व से उनका संबंध टूट गया। यद्यपि उनके हृदय में आजीवन कवित्व बना रहा, पर इसमें संदेह नहीं कि उसमें राजनीति की कटुता भी समा गई थी। सरोजिनी की कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनका अंतिम संग्रह सन 1940 में अमेरिका से प्रकाशित हुआ था। उसमें पुरानी चुनी हुई कविताएं थीं। वे गद्य भी लिखती थीं। उनके गद्य में भी कवित्व का ओज भरा रहता था। यद्यपि सरोजिनी की कविताओं की प्रशंसा बड़े बड़े अंग्रेजों और भारतीय विद्वानों ने की है, पर उन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई है उसका कारण उनकी कविता नहीं, उनकी देशभक्ति है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरी रगों में लहू है, मैं आजादी के लिए युद्ध करती रहूंगी। राजनीति के क्षेत्र में सरोजिनी के 2 प्रेरणा गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले और राष्ट्रपिता गांधी जी। वे गोखले का बड़ा सम्मान करती थीं। उनकी मृत्यु पर उन्होंने एक कविता लिखी थी, जिसके शब्दों में उनके हृदय की श्रद्धा और प्रेम बोलता था। सरोजिनी की गांधी जी से पहली भेंट सन 1914 में लंदन में हुई थी। पहली ही भेंट में उन्होंने अपने आप को गांधी जी का प्रशंसक बना लिया था। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों में अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया था। वे अहिंसा, सच्चाई, सादगी, हरिजन सेवा और विनम्रता की जीती जागती तस्वीर थीं। वे चरखा कातती थीं, खद्दर पहनती थीं। इसी कारण से गांधी जी भी उनका बड़ा सम्मान करती थी। सरोजिनी की देश सेवाओं पर मुग्ध होकर उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वे प्रथम महिला थीं जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत का ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा किया था। उन्होंने सन 1928 में अमेरिका जाकर मदर इंडिया के लेखक को मुंह तोड़ उत्तर दिया था। मदर इंडिया में अंग्रेज लेखक ने भारत की बड़ी निंदा की थी। सरोजिनी ने घूम घूम कर कई सभाओं में भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों में बताया कि मदर इंडिया किताब में जो कुछ लिखा गया है वह बिल्कुल असत्य और बेईमानी से भरा हुआ है। दिन रात कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सरोजिनी का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उनके बाएं हाथ में दर्द बना रहता था। बीमारी के कारण उनका चेहरा भी बदल गया था। शरीर से स्थूल हो गई थीं। उनकी बीमारी उन्हें कार्य समिति की आवश्यक बैठकों में भी भाग नहीं लेने दिया करती थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में सरोजिनी को उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। वे प्रथम भारतीय महिला थीं जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ था। 4 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही उनका स्वर्गवास हो गया। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सरोजिनी के जीवन की गाथा सदा बड़े सम्मान के साथ लिखी और पढ़ी जाएगी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कमेंट अवश्य करें। आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।